चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने प्लेन की इक्वेशन देखी थी और कब जब आपको ओरिजिन से प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस d गिवन थी और प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर गिवन था। उस केस में जो आपका वेक्टर होता था वो r डॉट n कैप इक्वल टू d होता था। थोड़ा सा याद करें, n कैप क्या होता था? परपेंडिकुलर वेक्टर होता था। किसके परपेंडिकुलर होता था? प्लेन के, वो भी यूनिट वेक्टर। d क्या होता था? ओरिजिन से प्लेन के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, इसी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? जनरल इक्वेशन के टर्म में। तो हम लोग कहते हैं जो प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है वो होती r डॉट n इक्वल टू d। ये वेक्टर इक्वेशन होती है प्लेन की और इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। बस यहाँ पर n कैप की जगह हमने क्या लिख रखा है? n लिख रखा है। अब ये जो n है, ये n है आपका परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं इसको। नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं n को। मींस ये नॉर्मल वेक्टर है, जिस प्लेन की ये इक्वेशन लिखी हुई है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो अभी यदि आपसे कभी कोई पूछे कि प्लेन की जनरल इक्वेशन बताएं वेक्टर फॉर्म में, तो आप बोलोगे r डॉट n इक्वल टू d। और आपसे पूछे बेटा ये n वेक्टर क्या है, तो आप बोलोगे ये नॉर्मल वेक्टर है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। अच्छा, तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। इसी को हम लोग किसमें चेंज करते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, जैसे एक्चुअल में जो r वेक्टर होता था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिया था, ये जनरल वेक्टर था x I कैप y j कैप प्लस z k कैप। और ये जो नॉर्मल वेक्टर था ये एक्चुअल में हम लोग कुछ मान लेते हैं a I प्लस b j प्लस c k। क्लियर है? अब इन्होंने कहा कि r और n का डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो r और n का डॉट कराएं और किसके इक्वल लिख दें? d के इक्वल लिख दें। तो इन दोनों का डॉट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है बेटा? i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। x और a का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? ax आ जाएगा। चलिए, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? by y j के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लिख लिया। अच्छा, इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? cz। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम कांस्टेंट की जगह कुछ हम ऐसा मान लेते हैं कि इस कांस्टेंट को उधर भेज देते हैं और इसको लिख देते हैं, ये यहाँ पर लेम्डा लिख देते हैं कुछ इस फॉर्म में। लेम्डा कोई कांस्टेंट है, r डॉट n इक्वल टू, वो भी तो नंबर था d की जगह हमने लेम्डा लिखा। अभी जब लेम्डा इक्वल टू में ये लेम्डा है तो लेम्डा उस साइड जाएगा तब भी कांस्टेंट बनेगा। तो उस जब ये लेम्डा उस साइड जाएगा माइनस का लेम्डा होगा, लेकिन उस माइनस के लेम्डा को हम लोग d में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके की ये जो इक्वेशन होती है वो प्लेन की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? प्लेन की। लेकिन ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जैसे मैंने पहले d लिखा था फिर लेम्डा किया है तो बेटा कांस्टेंट, ठीक है। अब इसे यहाँ लेम्डा लिखा हुआ है तो उस साइड जाएगा तो माइनस लेम्डा हो जाएगा। माइनस लेम्डा भी तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो उसको हमने एज अ कांस्टेंट d लिख दिया है, जिससे कि एक इक्वेशन बन के आ जाए जनरल इक्वेशन की कैसी दिखती है प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन की जो जनरल कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 होती है। ये बात समझ में आ गई? जैसे आपसे कोई पूछे बेटा वेक्टर फॉर्म बताओ, तो r डॉट n इक्वल टू लेम्डा लिख दिया मैंने, या d लिख दो या कुछ भी लिख दो, कोई कांस्टेंट लिख दो। और कार्टेशियन फॉर्म बताए तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो इसी में क्या है, आपका जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज थी प्लेन की, जिसमें हम लोग आई थिंक 2 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके थे। अभी थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट हम लोग करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इसमें एक वेक्टर इक्वेशन दे रखी r डॉट i प्लस j माइनस k प्लस j माइनस k इक्वल टू आपको 2 दे रखा है। अब अच्छा, ये आपसे पूछे बेटा ये किसकी इक्वेशन है, तो आपको दिख रहा है एक r वेक्टर है, साथ में डॉट में एक वेक्टर लिखा है इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, तो r डॉट n इक्वल टू d के जैसा दिख रहा है। तो ये क्या प्लेन की इक्वेशन है? अच्छा, ये प्लेन की इक्वेशन तो किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। अरे बोलो भाई, वेक्टर फॉर्म में है। तो अब ये वेक्टर फॉर्म दे रखा है, इन्होंने कहा वेक्टर फॉर्म को
इस वेक्टर फॉर्म को आप चेंज करें कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज करें? कार्टेशियन फॉर्म में। तो बेटा हम लोगों ने चेंज कैसे किया था? वेक्टर फॉर्म में जो r होता था उसको क्या लेते थे? xi प्लस yj प्लस zk, और ये n वेक्टर को जो गिवन होता था वो लिख लेंगे, और r डॉट n इक्वल टू समथिंग जो भी कांस्टेंट वो लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए। जो r वेक्टर है ये कितना बेटा? xi प्लस yj प्लस zk। r डॉट ये n की जगह लिखा हुआ है, तो n वेक्टर क्या लिखा हुआ है एक तरीके से i प्लस j माइनस के। आप हमेशा याद रखें r डॉट के साथ जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है? n वेक्टर है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं। r डॉट n इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, r और n का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 1 इंटू x x, 1 इंटू y y, माइनस 1 इंटू z माइनस z इक्वल टू 2। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन निकल के आ गई? कार्टेशियन इक्वेशन निकल के आ गई। ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लो बेटा, बहुत ध्यान से देखो। आपको क्या गिवन हो? वेक्टर फॉर्म। आप क्या करें? बस r की जगह xi प्लस yj प्लस zk कर दें इसकी जगह, और डॉट इस वेक्टर के साथ कर दें इक्वल टू 2 लिख दें, तो आपकी वही कार्टेशियन फॉर्म बन के आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्टली भी देख सकते हो। हम सीधे कहते हैं जो नॉर्मल वेक्टर होता है ना, नॉर्मल वेक्टर क्या था? ai प्लस bj प्लस cj। हम डायरेक्टली नॉर्मल वेक्टर लिख लेते हैं। कैसे? x के आगे, y के आगे और z के आगे जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं, यहाँ पर तो क्या a b c है, क्या वही नॉर्मल वेक्टर होता है? तो यहां से ये दिख रहा है कि हम जनरली देखें इधर साइड में इनका डॉट करेंगे तो 1x 1y माइनस 1z इक्वल टू 2 लिख सकते हो, है ना। सीधी सी बात है। आप लेकिन आप कभी भी लिखें तो थोड़ा सा इस तरीके से लिखें, ये r वेक्टर ये जनरल वेक्टर है, ये n हमें दे रखा है, तो r और n का डॉट कितना दे रखा है? 2 डॉट करके दिखा दें और इक्वल टू 2 कर दें। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर। चलिए एक आपको और क्वेश्चन देते हैं, आई थिंक लिख लिया होगा सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में 3 का जो b पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। b पार्ट में आपको दे रखा r डॉट वेक्टर दे रखा है 2 3 माइनस 4, मतलब 2i प्लस 3j माइनस 4k, और इक्वल टू में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, इक्वल टू में आपको दे रखा है 1। चलिए अब बहुत ध्यान से देखो, वी नो दैट r की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? बताओ बेटा फटाफट। r की जगह xi प्लस yj प्लस zk, यही तो जनरल वेक्टर होता है। इसका डॉट करने को बोल रहे हैं किसके साथ? 2i प्लस 3j माइनस 4। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हमें तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। इन्होंने बोला है ये जो वेक्टर इक्वेशन इससे किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? कार्टेशियन इक्वेशन में। तो वेक्टर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों का डॉट करें। 2 into x 2x, 3 into y 3y, माइनस 4 into z माइनस 4z इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में? क्लियर है? फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन है सी, इसको फटाफट बी वाले को नोट कर लें आप लोग। बेटा उसमें दिख रहा है इंट। चलिए बहुत ध्यान से बेटा देखें, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। r डॉट ये कुछ वेक्टर लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? इक्वल टू कुछ नंबर है, तो ये किसकी इक्वेशन है? प्लेन की। अरे बोलो भाई, प्लेन की। और कौन सी इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन। अब देखना बहुत ध्यान से, r को एक्चुअल में हम लोग क्या लिखते हैं? xi प्लस yj प्लस zk। इसका हमें डॉट कराना है। डॉट किसके साथ कराना है? s माइनस 2t
आई कैप 3 माइनस टी जे कैप और 2s प्लस टी के कैप और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 15 करा देते हैं। डॉट कैसे कराते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से तो x का इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा s माइनस 2t इंटू x, ये हो जाएगा 3 माइनस t इंटू y, 2s प्लस t इंटू z इक्वल टू 15। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन निकल के आ जाएगी प्लेन की। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होता था, वेक्टर इक्वेशन गिवन होती थी और उससे कौन सी इक्वेशन बनानी होती थी, कार्टेशियन इक्वेशन बनानी होती थी। फटाफट नोट कर ले बेटा। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस तो पूरे कंप्लीट कर लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में 11.3 में जो फोर्थ क्वेश्चन है जनरली डिपेंड किसके ऊपर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर बेस्ड है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक जो आपका फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। आपको क्या दे रखा है, एक ओरिजिन पॉइंट दे रखा है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0 0,0,0। अभी इन्होंने एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और इस प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने कहा कि ये जो a पॉइंट है इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसके ऊपर। चलिए देखो बेटा, तो A पॉइंट से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, A पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये क्या बन गया, F। तो ये बोला गया कि A से यदि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस प्लेन पर तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, मतलब हमें जनरली कौन सा पॉइंट बताना है, F पॉइंट बताना है। अब दो बेटा ये F पॉइंट कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा वो समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में ये जो AF होगा क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर F है, क्लियर है। तो AF क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या AF एक स्ट्रेट लाइन है, पक्का। आप देख लो बेटा, यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये जो AF है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। चलिए अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, हमें यदि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी तो हमें दो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इस लाइन के ऊपर क्या पता होना चाहिए, पॉइंट, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर पता होना चाहिए, तो अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। क्या इस AF पर क्या एक पॉइंट पता है, दिख रहा है, ओरिजिन है इसके ऊपर, तो पॉइंट तो पता चल गया। पॉइंट क्या है 0,0,0। अब पैरेलल वेक्टर भी तो चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब समझना बेटा, क्या ये प्लेन की इक्वेशन दिख रही है और प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है, क्या x y और z का कोफिशिएंट होता है, ये तो होता था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि x y और z का कोफिशिएंट होता है a b c और वही तो परपेंडिकुलर वेक्टर बनता है। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अच्छा ये वेक्टर परपेंडिकुलर है लेकिन किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस AF के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये कुछ B वेक्टर है, क्या बेटा, B वेक्टर, ऐसा मान लिया। नॉर्मल वेक्टर को हमने क्या लिख दिया B, तो ये जो पैरेलल वेक्टर आ गया कितना आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम लोग इस AF लाइन की क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। याद रखना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ये प्लेन पर, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी AF लाइन की। अच्छा AF लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट तो पहले से दे रखा है, पैरेलल वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो AF के पैरेलल होगा। चलिए AF की इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ AF। इक्वेशन ऑफ AF कैसे लिखोगे, तो इक्वेशन होती है x माइनस ये जो लाइन AF है जिस पॉइंट से पास हो रही है 0 इक्वल टू y माइनस
पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू z माइनस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट, और अपॉन में क्या करते हो बेटा, अपॉन में हम लोग करते हैं पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या है, 2 3 4, तो ये बन गया 2 3 4। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो अभी जो अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई वो x/2 y/3 और z/4 आ गई। अब मेरी बात समझना, ये जो f पॉइंट है, f लाइज ऑन लाइन, f लाइज ऑन लाइन AF, ये जो f पॉइंट है किस लाइन पर लाई कर रहा है, AF। कभी भी याद रखना, किसी लाइन पर पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, किसी लाइन पर पॉइंट निकालना, तो लाइन को की इक्वेशन के इक्वल में लैम्डा कर देना। चलिए x/2 इक्वल टू लैम्डा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 लैम्डा। चलिए y/3 इक्वल टू लैम्डा करोगे तो y की वैल्यू 3 लैम्डा, और z/4 इक्वल टू लैम्डा करोगे तो z की वैल्यू 4 लैम्डा। याद रखें, कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन पर क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, तो स्ट्रेट लाइन को किसके इक्वल कर दें, लैम्डा। क्या लैम्डा के टर्म में पॉइंट आ गया, तो ये जो पॉइंट है लैम्डा के टर्म में, लैम्डा वेरी करता जाएगा, पॉइंट वेरी करता जाएगा। तो हमने माना ये f पॉइंट है आपका 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। अरे एक्चुअल में जो f पॉइंट है किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है, तो हमने वही पॉइंट मान लिया। ये अब डिपेंड करेगा f किसके ऊपर, लैम्डा के ऊपर। अच्छा, क्या f पॉइंट प्लेन पर भी है, तो ये f पॉइंट इस लाइन पर था तो लाइन की हेल्प से पॉइंट निकाला, लेकिन f लाइज ऑन प्लेन, तो f आल्सो लाइज ऑन प्लेन। यदि f प्लेन पर भी लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। भाई जो कोई पॉइंट किसी कर्व पर होता है या किसी के ऊपर होता है तो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या बेटा, 2x plus 3y plus 4z minus 12 equal to 0। तो रख देते हैं 2x की जगह 2 लैम्डा, 3y की जगह 3 लैम्डा, 4z की जगह 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं, ये 4 लैम्डा, ये 9 लैम्डा, ये 16 लैम्डा, कितना हुआ 29 लैम्डा इक्वल टू 12। तो लैम्डा की वैल्यू 12/29, क्या ये उसमें विजुअल है, यस ठीक है। लैम्डा आ गया, मुझे कौन सा पॉइंट निकालना था, f, तो इसे बस पुट कर दे। तो f इक्वल टू यहां पुट कर दे रहे हैं 2 लैम्डा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 लैम्डा 24/29। अच्छा, 3 लैम्डा कितना हो जाएगा 36/29। ये कितना 4 लैम्डा कितना हो जाएगा 48/29। ये f पॉइंट आ गया, और ये f पॉइंट ही क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आई थिंक फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिवाइज करो। देखिए ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है तो आपको AF की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। AF पर पॉइंट दे रखा है, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो प्लेन के परपेंडिकुलर इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल। तो प्लेन का परपेंडिकुलर इसका क्या बना दिया, पैरेलल। इस पर पॉइंट पता, पैरेलल वेक्टर पता, तो इक्वेशन आ जाएगी। f पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, पॉइंट लाइन पे पॉइंट निकालना है, तो इक्वल टू लैम्डा करके पॉइंट निकाले, और ये f पॉइंट इस प्लेन के ऊपर भी है, तो f पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। लैम्डा आगे यहां पर पुट कर दें, आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। फटाफट नोट कर लें, फटाफट स्पीड में।